नमस्ते। मैं प्रवीण देशमुख आज यहाँ सुबह 11:30 से रजिस्ट्रेशन ऑफिस में बैठा हूँ। 2 बज गए हैं, अभी तक कुछ काम नहीं हो रहा है और जो मेरा लेक्चर 3 बजे है, तो आप सब लोगों को असुविधा न हो इसके लिए यहाँ रजिस्ट्रेशन ऑफिस में बैठकर ही मैं यह मेरा व्याख्यान रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जब मैं आ सकता हूँ ऑनलाइन तो आऊँगा, लेकिन तब तक यह रिकॉर्डिंग आपके लिए अच्छा रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। माननीय कुलपति प्रोफेसर उमा कांजीवाल, क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर राहुल मिश्र जी, सहायक क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर पी नमुद्रीपाद और डॉक्टर मिलिंद बापूराव पाटिल, उपस्थित इनोवेशन क्लब के सदस्य, छात्र सहायता केंद्र के समन्वयक, कर्मचारीगण और छात्र एवं बंधु भगिनी, आज 11 अप्रैल महात्मा ज्योतिराव फुले इनका आज जन्मदिन है और मुझे जो विषय दिया है वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर व्यक्तित्व और विचार ऐसा दिया है। तो आज पूज्य महात्मा फुले जी उनका स्मरण करते हुए 14 अप्रैल को भारत रत्न पूजनीय बाबा साहेब अम्बेडकर उनकी जन्मतिथि है और इस उपलक्ष्य में यह व्याख्यान इंदिरा गांधी मुक्त विद्यापीठ ने आयोजित किया। इसके लिए मैं प्रथम उनको सबको धन्यवाद देता हूं और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और उनके व्यक्तित्व और विचार आपके सामने का प्रयत्न करता हूं। जब डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर इनके व्यक्तित्व का हम विचार करते हैं तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर यह एक अष्टपल्लू ऐसा व्यक्तित्व है। तो उनका जो अष्टपहलुत्व है उसका अब यहाँ विचार करेंगे। तो पहले विद्योपासक डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इनके बारे में हम सोचेंगे। 14 अप्रैल 1891 में उनका जन्म बिहार में महू में हुआ। उनके पिताजी राम जी ये अंग्रेज़ों के सैन्य में हवलदार थे और वो कहाँ कहाँ उनकी बदलियाँ होती थी और वैसा शिक्षण भी चलता था। वो सैनिक स्कूल में अध्यापक थे और आगे वो मुख्याध्यापक भी बने। तो उन्हें लगता था कि हमारे जो बच्चे हैं उनको अच्छी शिक्षा मिले। प्राथमिक शिक्षण तो मऊ में हुआ, उसके बाद वो सातारा में आए और सातारा में गवर्नमेंट हाई स्कूल में उन्होंने बाबा साहब का नाम दर्ज किया। तो जब उन्होंने नाम दिया तो उनका जो गांव था अम्बवड़े, तो अम्बवड़ेकर ऐसा नाम था। तो उनके जो वहाँ के शिक्षक थे अम्बेडकर नाम के, तो उन्होंने कहा कि अरे ये ज़रा लंबा नाम है, तो आप मेरा नाम क्यों नहीं लेते हैं। तो बाबा साहब ने हाँ कर दी। तो वहाँ से भीमराव रामजी अम्बेडकर ऐसा उनका नाम का दाखिला वहाँ हो गया और सातारा में उनका शिक्षण चालू हुआ।
17 में कुछ शिक्षा होने के बाद वो मुंबई आ गए। मुंबई में डबक चाल नाम का एक रहने की वहाँ के एक रूम लेकर राम जी वहाँ रहने लगे और एल्फिस्टन स्कूल में उन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर का प्रवेश लिया। तो ये स्कूल में वो अस्पृश्य समाज के है, इसके लिए उनको पानी भी कोई नहीं देता था। स्कूल में कक्षा में बैठने तक नहीं देते थे, फिर भी उन्होंने वो मेधावी थे और अपना अभ्यास, अपनी शिक्षा वो बहुत ज़ोर शोर से करते थे कि विद्या के बिना कुछ नहीं होगा। और वहाँ वो मैट्रिक हो गए, अच्छी मार्क्स से मैट्रिक हो गए। तो केलुस्कर गुरुजी ने उनका सत्कार किया, सब समाज के लोगों को बुलाया, क्योंकि अस्पृश्य समाज के डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ये पहले मैट्रिक होने वाले विद्यार्थी थे। तो उनका सत्कार किया और उनको भगवान बुद्ध का जो केलुस्कर गुरुजी ने लिखा था चरित्र, तो उनको भेंट दिया। तो उसके बाद एल्फिस्टन कॉलेज में वो बीए हो गए। तो उसको जो फीस भरनी थी, उस फीस भरने के लिए भी पैसे नहीं थे। तो केलुस्कर गुरुजी ने क्या किया, तो वहाँ बड़ौदा नरेश थे अपने सयाजीराव गायकवाड़। तो वो जब मुंबई में आए थे तब उनकी मुलाकात कर दी गई। उसके बाद निर्णय सागर प्रेस के जो प्रेस मालिक थे, तो उनके मदद से अपने सयाजीराव गायकवाड़ ने उन्हें शिक्षा के लिए शिष्यवृत्ति प्रदान की, महीना 25 रुपये। और उनको ऐसा आग्रह किया कि आप इस शिष्यवृत्ति से यहाँ पढ़ो और पढ़ने के बाद आपको बड़ौदा संस्थान में ये नौकरी करनी पड़ेगी। तो वहाँ वो बीए हो गए। बीए के बाद वहाँ बड़ौदा के लिए नौकरी के लिए चले गए। फिर नौकरी में वो अस्पृश्य होने के कारण उनको बहुत अपमान सहन करने पड़ते थे और उनकी इच्छा था कि केवल बीए करके ये नहीं तो मुझे आगे भी पढ़ना है। तो आगे पढ़ने के लिए अमेरिका में जाने का उनका मन था, कोलंबिया विद्यापीठ में। और इसी साल बड़ौदा के नरेश ने भी उन्होंने 3 लोगों को शिष्यवृत्ति उनको देनी थी कि जो प्रदेश में जाए और पढ़े और फिर वापस आकर बड़ौदा संस्थान में नौकरी करे। तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने उनके लिए अर्जी भरी, पर्चा भरा। तो पर्चा भरा तो बाबा साहब का जो उनकी काम करने की जो पद्धति और अभ्यासु थे, इसके लिए उनका नाम निश्चित हो गया और बड़ौदा नरेश ने 11.5 पाउंड ऐसी शिष्यवृत्ति देकर उनको अमेरिका के लिए भेजा। तो इसमें क्या होता है, लेकिन सीखने की जो विद्या लेने की जो आस थी, इस आस में बाबा साहेब अम्बेडकर अमेरिका चले गए, कोलंबिया विद्यापीठ में। वहाँ जो ग्रंथालय था, उस ग्रंथालय में वो दिन भर पढ़ाई करते थे, अर्थशास्त्र का ग्रंथ पढ़ते थे। ग्रंथालय में पहले आने वाले विद्यार्थी वो रहते थे और लास्ट में जाने वाले विद्यार्थी भी वही रहते थे। और केवल दिन में एक पाव और पानी, उसके साथ पानी के साथ पाव ऐसा खाकर उन्होंने अमेरिका में अपना जो पढ़ाई है वो पढ़ाई की। कोलंबिया विद्यापीठ में अर्थशास्त्र में उन्हें
पदवी हासिल की और फिर उनको और सीखना था, इसके लिए वो लंदन में चले गए। तो लंदन इंस्टीट्यूट ऑफ लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, उसमें उन्होंने अपना नाम दिया। जो सिफारिशी मिली थी उनको कोलंबिया विद्यापीठ के प्राध्यापकों ने दी थी, उसका उपयोग वहाँ लंदन में हुआ और वहाँ भी वो ग्रंथालय का उपयोग वैसा ही करते थे। अमेरिका में उनका परिचय लाला लाजपत राय से भी हुआ था और उनके बुद्धि वैभव से वो चकित हो गए थे और ऐसा एक होनहार लड़का हमें भारत में काम करने के लिए चाहिए। भारत के लोगों का नेतृत्व करने वाले ऐसा यह बालक है, ऐसा यह युवक है, ऐसा उनको लगता था और उन्होंने वैसा बाबा साहब के साथ बोला भी। लेकिन बाबा साहब को शिक्षा लेनी थी, उसमें लंदन में उन्होंने अर्थशास्त्र की और पदवी ली, कुछ प्रबंध उन्होंने सादर किए, उसमें एक रुपये का भी प्रबंध था। तो और इतना ही करके वो नहीं रुके, तो लॉ का भी अभ्यास उन्होंने लंदन में किया और वो बैरिस्टर भी बने। ऐसे विद्योपासक ऐसे बाबा साहेब थे। तो शिक्षा के लिए कुछ भी करने के लिए वो तैयार थे। 18 तास 20 तास पढ़ाई करके उन्होंने जो अभ्यासक्रम लोगों को 4-5 साल में वो पूरा करते थे, उन्होंने 2-3 साल में ही वो कंप्लीट किया और वो बहुत पदवियाँ लेके, डिग्रीज लेके वो भारत में आ गए। ऐसे अर्थशास्त्रज्ञ बाबा साहब थे कि उन्होंने इस सब विद्यापीठ में अपने प्रबंध ये दिए थे। उसमें एक प्रबंध ऐसा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में उन्होंने कैसा काम किया है, उद्योग कैसा किया है, उनका फाइनेंस वगैरह सब वो प्रबंध में लिखा था और उन्होंने भारत की कैसी लूट की है, कैसा भारत को लूटा है, वो भी उसमें दिया था। ऐसे और एक रुपी के बारे में भी उन्होंने एक प्रबंध लिखा था। तो ऐसे वो अर्थशास्त्रज्ञ ये थे और ऐसे अर्थशास्त्रज्ञ होने के नाते वो जहाँ सब मुंबई में आ गए तो चरितार्थ के लिए उन्होंने कुछ लोगों को पढ़ाना चालू किया। कुछ एक कंसल्टेंट कंपनी निकाली, लेकिन जब लोगों को लगा, उनको पता चला कि ये एक अस्पृश्य चलाता है, तो उन्होंने सब क्लाइंट चले गए, तो उनको वो फर्म बंद करनी पड़ी। फिर 2 वर्ष के लिए उनको सिडनम कॉलेज में प्राध्यापक की नौकरी मिल गई और वो वहाँ प्राध्यापक की नौकरी करते थे। और क्या कितना जो मिलता था 150 रुपया, उसमें घर चलाना है, पैसा पढ़ाना है, 450 रुपया फिर बढ़ गया। तो आगे के शिक्षण के लिए भी पैसा पढ़ना है, क्योंकि लंदन से वो आ गए तो कुछ उनके 1 बरस रह गया था। तो उन्होंने कहा था कि मैं जब आऊँगा तब ये अभ्यासक्रम मैं पूरा करूँगा। तो इसके लिए भी पैसा जमा करना ये उन्होंने चालू किया और ये करते करते सामाजिक काम में भी बाबा साहेब यह कूद पड़े। तो तीसरा उनका जो पहलुत्व है वो है अस्पृश्योद्धारक बाबा साहब। बाबा साहेब अस्पृश्य समाज से आए थे। उनकी हालत कैसी है वो जानते थे और यह हालत अच्छी करने के लिए कौन करेगा, तो मैं करूँगा, मैं सबको सिखाऊंगा। तो उन्होंने अस्पृश्योद्धारक का काम यह चालू किया। पहले उन्होंने पहला जो सब समाज था
उनको हम गुलाम है यही मालूम नहीं था। तो उनको यह कहना था कि आप गुलाम हैं, आपको शिक्षा लेनी चाहिए, शिक्षण के बिना कुछ नहीं होगा। तो इसके लिए उन्होंने कुछ शैक्षणिक संस्थाएं निकाली, डिस्प्रेस क्लासेस ऑफ एजुकेशन। फिर उन्होंने जो दूसरी संस्था निकाली, पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी, और उसके आधार पर कुछ कॉलेजेस उन्होंने निकाले और लोगों को पढ़ने के लिए उन्होंने उद्युक्त किया। केवल इतना ही करके वो रुके नहीं, तो जो अस्पृश्य है वो समाज भी मानव है और जो मानवाधिकार है वो उनको मिलना चाहिए। इसके लिए उन्होंने प्रयत्न करना चालू किया। तो पहला उनको ऐसा देखा कि अस्पृश्य समाज को कहाँ भी पानी पीने के लिए भी नहीं देते थे। तो मुंबई सरकार ने एक वटहुकुम पास किया और जो सार्वजनिक स्थान है उस स्थान पर कोई भी हो पानी ले सकता है, ऐसा लॉ किया। फिर भी महाड़ के लोग ये मानने के लिए तैयार नहीं थे और उन्होंने कहा कि हमारा जो पानी है यहाँ कोई नहीं आएगा, उनके लिए अलग व्यवस्था है, उधर ही जाके वो पानी पिएंगे। तो आंदोलन करना पड़ा। वो महाड़ में उनके साथ कुछ ब्राह्मण सहकारी भी उनके साथ आ गए, उसमें सहस्रबुद्धे नाम के भी थे। तो ऐसे लोग साथ में जाकर महाड़ में एक पानी का एक आंदोलन किया। 14 तळे असं त्याला म्हणतात। तो 14 तालाब महाड़, वहाँ उन्होंने आंदोलन किया, वहाँ का पानी पिया। फिर जो सवर्ण थे उनको ये बात पसंद नहीं आई। उन्होंने उनके ऊपर पत्थर बरसाव किया, लाठी डंडे से उनको मारा। बहुत लोग उसमें जख्मी हुए, लेकिन बाबा साहब ने कहा कि हमें शांति से ही सब लेना है, कोई भी प्रतिकार नहीं करेगा। तो इतने लोग होते हुए भी कौन सा भी प्रतिकार उन्होंने लिया नहीं, सब मार खाया, लेकिन वो सत्याग्रह किया। उसके बाद मंदिर में भी जाने के लिए बंदी थी। तो अमरावती की देवी, वहाँ भी मंदिर का सत्याग्रह किया। नासिक में कालाराम मंदिर, वहाँ भी सत्याग्रह किया। तो ऐसा अस्पृश्य समाज को सब उधर मान मिलना चाहिए। ये जो जाति अंत की लड़ाई है, ये लड़नी चाहिए। इसके लिए बाबा साहब ने अपने जीवन के अंत तक यह लड़ा दिया। और फिर जब उन्होंने घटना बनाई तो उसमें अस्पृश्यों के लिए बहुत कुछ किया है, वो हमें देखने मिलता है। तो बाबा साहब के सब उनकी जो बुद्धिमत्ता है वो देखकर उनकी बुद्धिमत्ता का उपयोग देश को होना चाहिए। इसके लिए पहले ब्रिटिश सरकार ने उन्हें अपने मंत्रिमंडल में लिया। उनको श्रम मंत्रालय दिया, ऊर्जा मंत्रालय दिया, बांधकाम मंत्रालय दिया, पाटबंधारे मंत्रालय दिया। और उसमें उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, खेती के लिए कुछ काम किया। और उसमें उन्होंने एक दामोदर वैली की योजना वो बनाई और उसके आधार पर जो नदियाँ थी वो नदियाँ जोड़कर कुछ हम काम करेंगे और सब एरिया को पानी मिलेगा और ज़्यादा पानी मिलने से खेती बढ़ेगी, लोगों को अच्छा लोग संपन्न होंगे। तो यह काम उन्होंने वो श्रम मंत्रालय और पाटबंधारे मंत्रालय वो थे तब उन्होंने किया। मज़दूरों के लिए भी कुछ कानून उन्होंने बनाए और यह
मंत्रिमंडल का उनको जो पद मिला था उसका उपयोग किया। भारत स्वतंत्र होने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें कायदा मंत्रालय यह सौंप दिया था। उस कायदा मंत्रालय में उन्होंने हिंदू समाज में जो कोड बनाया, हिंदू बिल कोड, उसमें स्त्रियों के लिए समान अधिकार दिए थे, सब जातियों के लिए समान अधिकार दिए थे। यह हिंदू बिल जो उन्होंने पेश किया लोकसभा में, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद सहित अनेक लोगों ने उनका विरोध किया। और फिर यह विरोध किया, इसके लिए उनको वो बिल वहाँ उन्होंने रखा, लेकिन जब लोग सुनते नहीं हैं, कुछ विचार करते नहीं हैं, केवल विरोध करते हैं, यह देखकर उन्होंने अपने मंत्री पद का इस्तीफा दे दिया। उसके लिए वो निवेदन करना चाहते थे, फिर भी उपसभापति ने उनको सुबह समय नहीं दिया। उनको कहा शाम को 6 बजे वह अपना निवेदन करे, तो वो वहाँ से चले गए और उन्होंने इस हिंदू कोड बिल से इस्तीफा दे दिया। तो ऐसा मंत्री जब थे तो फिर ये जो उनका हिंदू कोड बिल जो तैयार किया था, तो फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कुछ विभाग में ये हिंदू कोड बिल करके और कुछ कायदे कानून बनाए, और जो बाबा साहब को चाहिए था वैसे ही कानून आगे के समय में ये बन सके। बाबा साहब का दूसरा और एक पहलू है, वो जो पत्रकार बाबा साहब, उनको जब लगा कि जो विचार है वो अधिक लोगों के पास जाना चाहिए, तो वर्तमान पत्र निकालने की ज़रूरत है। तो उन्होंने 5 वर्तमान पत्र ये निकाले। तो उसमें प्रबुद्ध भारत, मूक नायक, जनता, समता और बहिष्कृत भारत, ऐसे 5 विविध प्रकार के वर्तमान पत्र उन्होंने निकाले। उसमें ये सब मराठी में थे, क्योंकि अस्पृश्य समाज जो थे उनकी जो मातृभाषा थी वो मराठी ही थी, उनको दूसरी भाषा नहीं समझती थी। तो बाबा साहब ने अनेक लेख उसमें लिखे और अपना जो विचार है वो सबके सामने यह रखा और उसका प्रचार उन्होंने किया। दूसरा उनका पहलू है कायदे पंडित बाबा साहब। तो वो तो लंदन से बैरिस्टर होकर आए थे, और जब वो मुंबई हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए गए, तो वो अस्पृश्य होने के कारण कोई भी उनको केस नहीं दे रहे थे। तो एक बालकृष्ण गणेश मोडक नाम के एक वकील थे, तो उन्होंने उनको साथ दिया और कहा कि आप डरिए मत, आप ज़रूर यहाँ प्रैक्टिस करेंगे। तो उसके बाद उनको केसेस मिलने शुरू हो गए। वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी जाने लगे, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ठाणे ज़िले में उन्होंने बहुत काम किया। तो ठाणे ज़िले में जो कुछ केसेस उन्होंने चलाए, तो उसमें शाहपुर के एक व्यापारियों का केस उन्होंने लड़ा था, उसमें वे विजयी हो गए। और फिर बदलापुर में शिव जयंती के जुलूस में कुछ हिंदू मुस्लिम का दंगा हो गया था। तो जो हिंदू लोगों को पकड़ा था उनका वकील पत्र बाबा साहेब अम्बेडकर ने लिया, और उन सब को न्यायालय से निर्दोषत्व मिल गया। तो अगले शिव जयंती उत्सव जब आया, तो सब बदलापुर लोगों ने बाबा साहेब अम्बेडकर को प्रमुख अतिथि नाम के वहाँ बुलाया। बाबा साहब भी गए, और 15,000 लोगों का बहुत बड़ा जुलूस यह शिव जयंती के अवसर पर निकाला गया, और बाबा साहब का वहाँ उद्बोधन हुआ। उनके बदलापुर के गणेशोत्सव में भी ये बाबा साहब ये गए थे।
और एक मज़े की बात है कि जो आज भी उसकी दिक्कत होती है, तो कल्याण जब पालिका थी तो कल्याण रेलवे ने कुछ नगर पालिका के पैसे देने बाकी थे। जो पानी लिया था उसका पानी का कुछ बिल बाकी था, वो दिया नहीं। उसको बहुत बार स्मरण पत्र देने के बाद भी रेलवे ने किया नहीं। तो कल्याण पालिका में कोर्ट में अर्जी की और कोर्ट में जब्ती का हुक्म निकाला। तो कल्याण पालिका ने जो रेलवे की बहुत मशहूर गाड़ी है डेक्कन क्वीन, उस डेक्कन क्वीन का इंजन वो जब्त किया। जब डेक्कन क्वीन का इंजन जब्त किया, ये जो महापालिका से बाबा साहब ने यह दावा किया था और लड़ा था और वो कामयाब हुए थे, और नगर पालिका ने वो इंजन जब्त किया। उसके बाद जब्त करने के बाद फिर रेलवे ने जो सब देना था वो दिया, लेकिन आज भी डेक्कन क्वीन कल्याण में रुकती नहीं है। बाकी सब स्थान पे वो जाती है, लेकिन डेक्कन क्वीन ये ऐसी एक ही गाड़ी है कि जो कल्याण में रुकती नहीं। उसका जो कारण है वो दावा जो कल्याण पालिका ने रेलवे पर किया था, और इस दावे में डेक्कन क्वीन का इंजन जब्त किया था। तो ऐसे कायदे पंडित बाबा साहब थे, तो उन्होंने अपने बुद्धि कौशल्य से अनेक लोगों को साथ दिया, और फिर हाई कोर्ट में उनका नाम आदर से लेना चालू हो गया। तो उनका सब कायदे का ज्ञान, अर्थशास्त्र का ज्ञान, ये सब देखकर जो घटना समिति तैयार की गई थी, तो उनके लिए संविधान समिति में उनको लिया गया। लेकिन इसके लिए भी चुनाव था तो मुंबई से वो खड़े रहे, लेकिन कांग्रेस ने एक क्रिकेट पटु था उसको खड़ा किया और दूसरे लोगों को खड़ा किया, और यहाँ से वो संविधान सभा में नहीं जा सके। तो पश्चिम बंगाल के में बहुत अनुसूचित जाति जमाती के अस्पृश्य बहुत प्रतिनिधि थे, तो उन्होंने बंगाल से उनको संविधान सभा में भेज दिया, और अब बाबा साहेब अम्बेडकर संविधान सभा में चुनकर आ गए। तो फिर जब मीटिंग हो गई, तब सबने देखा कि बाबा साहब इतना बुद्धि कौशल्य रखने वाला आदमी दूसरा कोई नहीं है। तो फिर उनको घटना समिति का अध्यक्ष बना दिया, और आप देखते हैं कि उन्होंने अपने बुद्धि कौशल्य से भारत का संविधान बनाया। जो लोग थे उनकी मदद ली, लेकिन इस संविधान में सब समाज, सब धर्म, सब जातियाँ, पुरुष स्त्री सबको समान अधिकार ये मिला है। 18 वर्ष जब पूरा होता है तब हर एक भारतीय को मतदान का अधिकार यह प्राप्त होता है, और यह संविधान अत्यंत लोकप्रिय यह है। और ऐसा भारत का जो संविधान है, ऐसा संविधान जग में और दूसरा नहीं है। तो बाबा साहब ने यह संविधान के लिए जितनी मेहनत की, उतनी मेहनत किसी ने भी की नहीं, और बाबा साहब थे इसके लिए यह संविधान जो टाइम था कि 1950 तक वो बनाना था, 1950 तक वो बन गया, और राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को उन्होंने सुपुर्द किया, और 26 जनवरी 1950 से यह संविधान भारत में लागू हो गया। और राजनेता अभी एक अष्टपहलु में और एक लास्ट का उनका जो है वो है राष्ट्रपुरुष बाबा साहब, नहीं राजनेता बाबा साहब।
तो यहाँ कुछ सामाजिक काम करना है तो राजकीय शक्ति ही बढ़ानी चाहिए। तो इन्होंने सब अस्पृश्य लोगों को इकट्ठा किया, केवल महार जात नहीं, तो जो अनुसूचित जाति जमाती में जितने लोग आते हैं उन सबको बाबा साहब ने इकट्ठा किया और उन्होंने पहले एक स्वतंत्र मजदूर पक्ष यह निर्माण किया। उसके बाद शेड्यूल कास्ट फेडरेशन उन्होंने निर्माण किया और संगठन होने के बाद उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया यह पार्टी बना ली। उसमें अनुसूचित जाति जमाती के लोग भी थे और बाहर के भी उनके सहकारी थे कि जो ब्राह्मण थे, अन्य जाति के थे, मराठा थे, जिन्होंने बाबा साहब को साथ दिया। उन सबको साथ लेकर उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया यह पक्ष उन्होंने स्थापन किया। उसमें अस्पृश्य लोगों को सब सुविधा मिलनी चाहिए, उसके लिए वो लंदन में गोलमेज परिषद जितने हुए तब उसमें अस्पृश्य के प्रतिनिधि इस नाते से गए। उनका नाम इन प्रतिनिधि सभा में था। पहले गोलमेज परिषद में कांग्रेस ने बहिष्कार किया था, लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर वहाँ चले गए। उन्होंने कहा कि अस्पृश्य को अधिकार मिलने चाहिए। जब जैसे अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज है, सिख समाज है, उनको अलग स्वतंत्र क्रिश्चियन समाज है, उनको मतदार संघ दिए गए, वैसे अस्पृश्य को भी मतदार संघ देने चाहिए। उसके बिना उनका प्रतिनिधित्व लोकसभा राज्यसभा में नहीं होगा, विधानसभा में नहीं होगा, और जब उनका प्रतिनिधित्व नहीं रहेगा तो उनके प्रश्नों के बारे में कौन सोचेगा। तो उनका जो प्रस्ताव था वो अंग्रेज सरकार ने मान्य किया, लेकिन दूसरे गोलमेज परिषद में महात्मा गांधी जी ने कहा कि मैं ही सब अस्पृश्य सबका प्रतिनिधि हूँ, बाबा साहेब अम्बेडकर नहीं। और जब अंग्रेज सरकार ने वो मान्य किया बाबा साहब का कि अलग मतदार संघ देना है, तब महात्मा गांधी ने पुणे में यरोड़ा कारागृह में अनशन चालू किया कि यह जो मांग है वो बाबा साहब ने पीछे लेनी चाहिए, ये नहीं होगा। तो फिर बहुत लोग बाबा साहब से मिले और उन्होंने कहा कि नहीं, महात्मा गांधी के प्राण महत्व के है, तो आप यह मांग पीछे ले लो। तो फिर पुणे